हम इस क्रम में आमंत्रित करना चाहेंगे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कमर जहां जी को। ये एक बड़ी मशहूर ये दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, टीचर का मर्तबा वो गोविंद से भी बुलंद कर रहा है, क्योंकि गुरु से पूछ रहा है वो, लेकिन उसकी चालाकी देखिए कि हाँ गोविंद जी का मैं करूँगा, गुरु जी मैं आपके बलिहारी जाऊँ, आप ही ने तो हमको बताया। तो ये जो गुरु सिखाता है, ये जगह हमेशा खाली रहती है, लेकिन हम उसको सिखाते कुछ नहीं है। किताबी ज्ञान देना सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर क्या है वो बाहर निकालो। क्या वजह है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही एग्ज़ामिनर है, एक ही पेपर सेटर है, एक ही कापियाँ देख रहा है, एक ही नंबर दे रहा है, फिर ये क्यों किसी को मिल जाते हैं 100 में 99 नंबर, किसी को मिलते हैं 50%, कोई लेता है 25%? क्यों ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब हम ज्ञान उसके अंदर नहीं उंडेलते हैं, उसके अंदर जो प्रकृति ने, जो उसकी परंपरा ने, जो उसकी हेरिडिटरी ज्ञान जो उसका मिलता है, हम उसको बाहर निकालते हैं। और वो जितने बेहतर तरीके से सब लोग IAS PCS क्यों नहीं बन जाते हैं? तो मैं मानती हूँ कि मैं गुरु थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों के अंदर से सिर्फ किताबी ज्ञान ना दो, हाँ कल कहाँ तक पढ़ा था ज़रा खोलना, तो बुक खोली, पढ़ाया, जाओ घर जाओ, नहीं, उस बच्चे के अंदर भी बहुत कुछ है। आप उसे ढूंढिए, उसे तलाशिए, उसे निकालिए, और उसका नमूना बाद में हमें ये शबनम की शक्ल में मिल जाता है। सिर्फ किताबी ज्ञान दे के डॉक्टर शबनम बहुत सी घूम रही होंगी, लेकिन उन बेचारियों को शायद प्राइमरी स्कूल में भी नौकरी इस वक्त नहीं मिली होगी। आप कोई बच्चा कितना अच्छा आर्टिस्ट है ये वो अपने अंदर से बताता है, कौन कितना अच्छा खिलाड़ी उसके अंदर छुपा है वो टीचर बाहर निकालता है, कौन कितना अच्छा पोएट बन सकता है, अभी आपने नमूना देखा, वो टीचर बाहर निकालता है। तो आप सिर्फ उसका ज़ाहिर ना देखिए कि वो कितनी अच्छी तरह रट लेता है और कितने अच्छे नंबर लाता है, नहीं, उसके अंदर के छुपे हुए ज्ञान को बाहर निकालना ये एक टीचर का कर्तव्य होता है, और वो सब बिल्कुल अलग अलग होता है। मेरे यहाँ बहुत से बच्चे रहते थे, मेरा गुरुकुल था छोटा सा, अब से लगभग 40 साल पहले इसी BHU में, उसमें सब लोग आमंत्रित होते थे, चले आओ, जिसको पढ़ना हो चले आओ, लेकिन एक शर्त होती थी, अगर तुम्हारा रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो वो सामने इतनी दूर पर गेट था, उसके अंदर मत आना। आप चाहे माने या ना माने, मेरे एक बच्चा जो था वो कभी गेट के बाहर नहीं खड़ा रहा। और वो बच्चे जिनको लोग खाने को भी नहीं देते थे, पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, उसमें से हमारे यहाँ से IAS भी निकले, PCS भी निकले, ढेरों इंजीनियर निकले, ढेरों टीचर निकले, लेक्चरर निकले, और ये सब मैंने नहीं किया, ये उनके अंदर जो था, मैंने कहा तुम निकालो, तुम क्या बन सकते हो, तुम अपने को बताओ, तुम अपने को पहचानवाओ। तो सोचती थी कि क्या मैंने इसीलिए मेहनत की थी, क्या इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची थी कि उसके बाद मैं ऐश करूँ? मैं तो यहाँ तक पहुँच गई, उसने पहुँचा दिया, लेकिन अभी कितने बच्चे ठोकरें खा रहे हैं, और आज भी माफ़ कीजिएगा खा रहे हैं। ये 40 साल पहले की बात नहीं है, दुनिया का तरीका है। जब हाथ में 4 पैसे आते हैं तो आदमी जो है वो ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है, ज़्यादा समझदार हो जाता है, ज़्यादा रखने वाला हो जाता है। लेकिन उन बच्चों ने हर वक्त घर में चारों तरफ से माँ की सदाएँ आती थीं, माँ मैं जा रहा हूँ, माँ मुझे खाना चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस खुशी ने मुझे क्या दिया, उन आवाज़ों ने मुझे क्या दिया, ये मैं बता नहीं सकती हूँ लफ्ज़ों में। लेकिन उन्हीं में से हमारी शबनम मैडम भी निकली, हमारी ये रेशमा मैडम बैठी हैं ये भी निकली, हमारे कितने बच्चे काशी विद्यापीठ में यहाँ वहाँ डिग्री कॉलेज में इधर उधर पूरे हिंदुस्तान में, ये हमारी कमाई है। अगर मैं अच्छा खा लेती, पहन लेती, तो शायद मैं अपनी नज़रों में गिर जाती कि क्या तुमने इसीलिए मेहनत की थी। अब इन्होंने जब ये सब किया तो मैंने कहा देखो इसको कोई, और ये जो कह रहे हैं कि हम बूढ़े हैं, बुढ़ापा एक, आपको बता दूं, बुढ़ापा एक एहसास होता है
उसके अपने ऊपर तारी मत कीजिए। उसको अगर अपने आप, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन आई एम स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एट द एज ऑफ 80। मैं आई एम कंप्लीटिंग माई 80 ईयर ऑन 28 अक्टूबर दिस ईयर आफ्टर 10 days। मैं 10 दिन के बाद 80 बरस की हो जाऊंगी। आई एम स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। न मुझे ब्लड शुगर है, न मुझे ब्लड प्रेशर है, न कोई दुनिया की बीमारी है, न आर्थराइटिस है। 3 मंजिला मकान में रहती हूँ, सुबह से शाम तक मीलों चलती उतरती हूँ। देखिए, ये मैं बता रही हूँ, ये जो हमारा जो जीवन का जो रहने का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, इसने हमको बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई हैं और ये मैंने बचपन से सीख लिया था। आप भी इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए। ज़्यादा आराम, ज़्यादा अच्छा खाना, ज़्यादा मौसम से लड़ना। आप बाहर 60 टेम्परेचर है, आप चले आए वहाँ से और आपने 20 के वो लगा हुआ AC लगा हुआ है, 20 के ऊपर आपने फ्रिज से पानी निकाल कर पी लिया, बीमार होंगे। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं और ये चीज़ें हमको शिक्षा सिखाती है, शिक्षा सिखाती हमको। तो इन्हीं ने जब ये सब शुरू किया तो हमने ये जो बता रही हैं इनसे भी लव एट फर्स्ट साइट देखा। नहायत अच्छी, नहायत शरीफ, नहायत कमगो, बड़ी अच्छी लड़की है, बस इसके ऊपर हम टूट पड़े। मालूम है उसे हमारी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्यार बांटने में क्या हर्ज है। कुछ चीज़ें ऐसी जो बांटने से ख़त्म होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती हैं, और ये मेरी सेहत का राज है। फिर जब मैं यहाँ से रिटायर होकर 62 बरस की उम्र में गई और यहाँ दुनिया के तो काम कोई नहीं बचे हुए थे जो ना किए हों। उल जलूल जितना जो यूनिवर्सिटी ने कहा मैंने कर दिया। ये करो, इम्तिहान करो, एडमिशन करो, ये करो, वो करो, खिलाओ, वो गेस्ट हाउस देखो, ये पढ़ाने के साथ ये सब भी करते थे और ये नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं रिटायर हुई तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे, मेरे पास रहने के लिए कमरा भी नहीं था। देखिए, मैं बता रही हूँ, ये ज़िंदगी के तजर्बे हैं, इनको हासिल कीजिए। और जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो जब एक दिन मुझे दफ्तर बुलाया गया और मुझे एक और तो जो कुछ फंड का पैसा मिला, सोचा एक छोटा मकान बना लेंगे रहने के लिए। लेकिन जब वो सब मिल चुका तो देखा कि तो नाकाफ़ी है। और देखिए, उस वक्त ये आज का ज़माना ना सोचिएगा, आपसे हमने लगभग 18 साल पहले मैं रिटायर हुई हूँ और उस वक्त मेरी पूरी टोटल सैलरी 26,000 थी। आज प्रोफेसर 2.25 लाख में ले रहा है। उस वक्त बुलाया गया मुझे कि लीजिए, एक चेक मेरे हाथ पर दिया गया कि ये लीजिए, ये आपका छुट्टियों में काम करने का आपका वो है मेहनताना। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो छुट्टी में काम किया, क्योंकि सब चले जाते थे तो मैं अकेली थी, काम करती रहती थी। भाई दिवाली हुई, दशहरा हुआ, सब अपने गांव जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैं अकेली यूनिवर्सिटी में घूम रही हूँ, ये कर दीजिए मैडम, वो कर दीजिए मैडम। तो मैंने कहा कि कहाँ से इतने पैसे, किस चीज़ के हैं? कहा ये जो आपने छुट्टियों में काम किया था ये उसका 3.5 लाख रुपया है। अब ये सोचिए कि वो 3.5 लाख रुपया मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत था, और उससे मैंने एक मकान बना लिया और मैं लखनऊ में रहने लगी। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं आपका ये बिल्कुल ना कोशिश कीजिए कि हम ये ले लें, हम ये जेवर ले लें, हम ये कपड़ा लेना। मैं बड़े फ़ख्र से कहती, मेरे पास एक रत्ती सोना नहीं, एक रत्ती चांदी नहीं, लेकिन मुझसे अमीर औरत कोई नहीं है, क्योंकि और मैं एनिमल लवर हूँ। 40 कुत्तों को, 10 गायों को रोज़ खाना खिलाती हूँ अपने हाथ से पकाकर। ये 80 बरस क्या कह रहे हैं, मेरा उससे पैक्ट है। मैंने उससे कह दिया है कि मेरी ज़िंदगी तेरी अमानत है, तू जब कहेगा मैं एक सांस तुझसे नहीं मांगूंगी, मैं तेरे पास चली आऊँगी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मांगती हूँ, तू मुझे बिस्तर पर न लिटाना। और वो मुझे बिस्तर पर नहीं लिटाता है, और वो सारे जानवर मुझे पहचानते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझे छूते हैं। मैं बड़े बड़े सांड को छूती हूँ। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये किताबी बातें नहीं हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों खड़ी हूँ, मुझे मालूम है स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि मुझे आस्तीनें चढ़ाना है, मुझे किसी से कुश्ती लड़ना। नो, आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो,
आपके अंदर कितनी मजबूती है, कितनी स्थिरता है, कितनी बहादुरी है। मुझसे कहिए इस आग में कूद पड़ो तो मैं कूद पड़ूंगी। आप इतना हिसाब किताब ज़िंदगी में रख के आप कभी बहुत कामयाब नहीं हो सकते। तो आज मैं अपनी कामयाबी का सारा श्रेय इस BHU को देती हूँ, यहाँ के लोगों को देती हूँ, यहाँ के टीचर्स को देती हूँ, अपने उन बच्चों को देती हूँ जिन्होंने मेरी पहचान बनाई। और आज मैं कमर जहाँ खड़ी हुई हूँ 80 बरस की उम्र में, और देखिए कि आज काशी कला कस्तूरी हमारी एक बेटी चला रही है। और इसने जब मुझे इंटरव्यू किया था तो ये बात मैंने इससे कही थी कि देखो तुम इसको, हर आदमी की अपनी एक यानी आइडियोलॉजिकल होना बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है, क्या हम आइडियोलॉजी हमारी क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल होना एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। आइडियोलॉजिकल होना आसान होता है, प्रैक्टिकल होना मुश्किल होता है। आइडियोलॉजी के लिए सिर्फ शब्दों की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल होने के लिए आपको हाथ पैर समय पैसा सब लुटाना पड़ता है। तो मैंने इसको ये समझाया कि तुम आइडियोलॉजिकल मत बनना, अगर तुम काशी कला कस्तूरी को चलाना चाहते हो तो प्रैक्टिकल बनो, लोगों तक पहुँचो, उनकी समस्या को सुनो और उसको तुम अपने लिए एक ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ कि हम क्या करेंगे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, BHU के लिए। तुम कुछ ऐसी चीज़ सोचो जो तुमको आगे प्रेरित करे और कुछ करने के लिए। तो इसने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करूँगी। तो मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक वो बनाओ, अपना सभा बनाओ, एक बैंक अकाउंट खोलो। हमने भी ये सब किया, लेकिन उस वक्त पैसे थे इसलिए हमने कोई से नहीं मांगे। हमारी एक नारी एकता हमारी एक थी, डॉक्टर स्वाति मरहूम बेचारी विमेंस कॉलेज की हमारी थी, प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति अफलातून की वाइफ, वो हमारे साथ थी। मुनीज़ा रफ़ीक गांधीयन इंस्टीट्यूट की थी प्रोफेसर, वो मेरे साथ थी। तो हम सब लोगों ने जैसे तैसे काम कर लिया। लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, तुम एक संस्था बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, बैंक अकाउंट खोलो और उसमें हम सब लोग जितना जितना जिससे हो सके 10-20 रुपए भी कोई दे तुम उसमें डालो, क्योंकि तुम्हारा काम प्रैक्टिकल है। ये सभा इस वक्त अच्छी लग रही है, हम सब बैठे हुए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अभी उठ के सब घर चले जाएं, लेकिन ये सभा घर नहीं जाएगी, इसका मकसद घर नहीं जाएगा। इनको प्रैक्टिकल होने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी और मैन पावर की ज़रूरत होगी और जगहों की ज़रूरत होगी। ये सब इन इतने खूबसूरत कमरों में बैठकर हम सोसाइटी और समाज को बहुत आगे नहीं ले जा सकते, लेकिन ये जगह है जहाँ इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, जहाँ अपनी बात कह के अच्छा लगता है कि आप सब लोग, मैं कल नहीं रहूँगी, हो सकता है मैं अगली बार बनारस ही ना हूँ, 18 साल हो गए, लेकिन हर साल 1-2 बार मैं बनारस यहाँ ज़रूर आती हूँ। क्योंकि जो BHU फैमिली कॉन्सेप्ट है, एक बात मैं शेयर करूँ आपसे, ये मैं हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत यूनिवर्सिटियों में हो आई हूँ, UK में हो आई, मलेशिया में हो आई, पाकिस्तान में हो आई, सब जगह। लेकिन BHU में जो फैमिली कॉन्सेप्ट है, BHU फैमिली, वो मैंने और कहीं नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो मुझे बताइएगा, आप लोगों ने देखा हो, मैं दावे से करी तो मुझे बताइए। यहाँ जो ये फैमिली कॉन्सेप्ट है कि किसी की शादी हुई या किसी का कुछ हुआ, तो हम जिस वक्त हम यहाँ से गए हैं, हमारी BHU फैमिली में तकरीबन 1.5 लाख मेंबर थे, फैमिली मेंबर मीन्स आपका एम्प्लॉई, उसकी वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स, बस, और पूरा ख़ानदान नहीं, इतने लोग। ये उस वक्त तकरीबन 1.5 लाख थे। अब तो जाहिर है कि और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तो ये फैमिली कॉन्सेप्ट जो है, जो एक तरह का एक दूसरे के प्रति लगाव है, अपनी बात दिल से उनसे कह देना, दिल से उनकी मदद करना, ये सब चीज़ें मैंने और कहीं भी नहीं देखी। तो इसलिए मैं यहाँ से बहुत कामयाब होकर गई हूँ और आज भी मैं वो ज़िंदगी वहाँ गुजार रही हूँ। और मैं इन सब लोगों को बहुत, वाइस चांसलर साहब हमारे बैठे इतनी देर से हमारी बकवास सुन रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत सब्र की बात होती है, कहना आसान होता है, सुनना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग सबकी मेहनत से, सबके साथ से, हो सकता है इसमें से बहुत से लोग छट जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस संस्था के क़याम का जो मकसद है उसको समझेंगे और शबनम का साथ देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।